जब मैं कोड करता था तो मलिया मेरे से पूछती थी कि यार तुम्हें ये चीज़ याद कैसे रहती है, कहीं पर इंट लिख देते हो, कहीं वॉइड लिख देते हो, कहाँ स्पेस छोड़नी है, इंडेंटेशन कहाँ देनी है। क्लासेस के बीच में कभी 2 घंटे के, कभी 4 घंटे के ऐसे ब्रेक्स होते थे मेरे, और कभी क्लासेस भी कैंसिल हो जाती थी। तो मैं मेक श्योर करती थी कि ये वाला टाइम मैं यूटिलाइज़ करूँ, और हम लोग साथ में कॉन्टेस्ट भी देते थे। अक्सर मैं जीतता था। नहीं, बहुत बार मैं भी जीती हूँ। अक्सर क्या मतलब, मलिया ने घिस दिया पूरा इंटर्नशिप में, पूरा टाइम उसमें लगा दिया और पीपीओ नहीं मिला। कैसा लगा उसके बाद? बहुत बुरा लगा था यार, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। इतना मतलब एक दिन के अंदर इतना डिप्रेस हो गई, मेरे से बोलती है कि भाई अगर मैं जॉबलेस रह जाऊंगी तो क्या होगा। अच्छा, नहीं आना गूगल में? नहीं आना पक्का। हाय एवरीवन, तो यार बहुत टाइम बाद आज दोबारा से मेरे साथ मलिया है। फॉर दोज हू डोंट नो, मलिया इज माय यंगर सिस्टर एंड शी इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और माइक्रोसॉफ्ट में काम करते करते 1 साल हो गया है। बाकी यार छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद दे दो हमारी ऑडियंस को। Sure. So, hi everyone. I am Maliha Bakshi and I graduated from Delhi Technological University. Actually, we both graduated from DTU and he's 2021 pass out, I'm 2022 pass out. And मेरे को जानते हैं वो लोग, वैसे सही बताऊं। okay. So, full time का बता ही दिया है। Microsoft में मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हूँ, और इंटर्नशिप मैंने उबर में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की थी। तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग सा। मैं कॉलेज में था, मलिया स्कूल में थी, उसका 12th चल रहा था, मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं कोड करता था तो मलिया मेरे से पूछती थी कि यार तुम्हें ये चीज़ याद कैसे रहती है। इसके पास बायो थी, मैं इससे पूछता था तो तेरे को बायो कैसे याद रहता है। तो कहती तुम्हें ये कोड कैसे याद रहते हैं, कहीं पर इंट लिख देते हो, कहीं वॉइड लिख देते हो, कहाँ स्पेस छोड़नी है, इंडेंटेशन कहाँ देनी है। तो यार 1 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद, और मैं वैसे एक बात बताऊँ तो जब ये ग्रेजुएट हुई थी ना, इसने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन दोनों क्रैक करी थी। मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था इसका, और पढ़ाया मैंने इसे था। सो अब भी दिक्कत आती है क्या सिंटैक्स एरर में? अब कैसा लगता है? हाँ देखो, सिंटैक्स एरर्स तो कभी पीछे नहीं छोड़ते आपका, लेकिन अभी उस टाइम पे मुझे फियर था कोडिंग का, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी। लेकिन फिर जब चीज़ें समझ में आने लगी और चीज़ें ईजी लगने लगी, तो अब इंजॉय करती हूँ मैं उस चीज़ को। एक्चुअली ये फियर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जब वो कॉलेज में एंटर करते हैं ना, उन्होंने क्योंकि जेईई की तैयारी के चक्कर में उन्होंने कोडिंग करी नहीं होती है। फॉर्चुनेटली मैंने C++ ले रखी थी और मुझे ज़्यादा फियर नहीं था इस चीज़ का। मलिया ने C++ नहीं ली थी, उसके पास बायो थी, मैथमेटिक्स थी स्कूल में, तो उसको बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ से। लेकिन जैसा बताया कि यार कुछ टाइम प्रैक्टिस करते हो ना, एक बार करना स्टार्ट करते हो, सारी चीज़ समझ में आती है, बहुत लॉजिकल है ये। ठीक है, तो यार मलिया ने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से करी है। अब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी जो ब्रांचेस होती हैं ना, मुझे पर्सनली लगता है कि यार बहुत टफ सिलेबस है इनका, बहुत हार्ड लगता है, बहुत बोरिंग सा भी लगता है मुझे। तो उसके साथ साथ कोडिंग करना, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना, वो कैसे बैलेंस किया? देखो, फर्स्ट ईयर में काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि कॉमन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ, तो वो मैनेज हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर में आने के बाद आपके कोर सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मेरा ना, मैं डे स्कॉलर थी, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरा ट्रैवलिंग में जाता था। 3 घंटे, हाँ 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का, तो 3 घंटे एवरीडे। हम जाते थे दिलशाद गार्डन से रिठाला, रेड लाइन के दोनों टर्मिनल हैं, फॉर्चुनेटली सीट मिल जाती थी हमें। हाँ तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। और दूसरा, क्लासेस के बीच में कभी 2 घंटे के, कभी 4 घंटे के ऐसे ब्रेक्स होते थे मेरे, और कभी क्लासेस भी कैंसिल हो जाती थी। तो मैं मेक श्योर करती थी कि ये वाला टाइम मैं यूटिलाइज़ करूँ फॉर नॉन प्रोडक्टिव वर्क, जैसे कि असाइनमेंट्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रैक्टिकल छापने वाली चीज़ें मैं इस टाइम में करती थी। और कभी ये नहीं होता था तो मैं कोडिंग भी कर लेती थी। Got it. बाकी कोर सब्जेक्ट्स मैं क्लास में ध्यान से पढ़ती थी, ताकि मुझे अलग से कम टाइम देना पड़े इसको, और घर पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं कोडिंग करती थी। मन से कोडिंग? हाँ, मन से, मजबूरी भी थी यार, करना ही है, कुछ और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, तुमने बोला कि जैसे कॉलेज में भी ब्रेक्स मिलते हैं बीच में, है ना, कभी कभी बंक हो जाती हैं, क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं, तो एक 1.5 घंटे का ब्रेक मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, 2 ऑप्शंस रहते थे अपने पास। एक ऑप्शन ये कि जाके कैंटीन में बैठ जाओ, गपशप मार लो, है ना। दूसरा ऑप्शन ये कि अपना चुपचाप एक जगह बैठ के कोडिंग कर लो। लेकिन जब कोडिंग करते थे ना, तो पता नहीं दिक्कत क्या होती थी, लोग आके घुस जाते थे लैपटॉप में, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, घर पे आके कर लियो, ये सब चीज़ें। ऐसा होता था कभी? नहीं, मेरी ब्रांच में कोडिंग में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। अच्छा। हाँ, मेरी बैच में तो एटलीस्ट कम थे, बाकी दूसरे बैचेस का मुझे पता नहीं है, तो कोई इतना ध्यान से नहीं दिखता था। मैंने एक बहुत अच्छा सा स्पॉट ढूंढ लिया था अपने लिए, वहाँ पर जाती थी चुपचाप, वहाँ पर बैठ के कोडिंग करती थी। कौन सा स्पॉट था वो? हॉस्टल के अंदर कॉमन रूम था एक। अच्छा। तो वैसे हॉस्टलर्स को जाना अलाउड होता है सिर्फ, लेकिन मैं घुस जाती थी। गर्ल्स हॉस्टल? हाँ। ठीक है। तो कभी कॉलेज में ऐसा हुआ है क्या कि कोई ऐसा ग्रुप मिल गया हो जहाँ पर थोड़ा सा मस्ती वस्ती कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से हमारा जो थोड़ा ज़्यादा टाइम पास हो जाता है, ऐसा कोई ग्रुप मिला डिस्ट्रैक्शन वाला? हाँ, मिला था, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का।
फर्स्ट ईयर में मैं थोड़े टाइम के लिए हॉस्टल में भी रही थी। हाँ। तो मेरे जो भी थे फ्रेंड्स उस टाइम पे, वो थोड़ा इन सब चीज़ों को लेके इतना सीरियस नहीं थे, करियर वगैरह को, तो मस्ती करते थे बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम से सिर्फ एक रात पहले पढ़ के एग्ज़ाम देकर आ जाते थे। तुमने भी ये करना स्टार्ट कर दिया था? तो मैंने मतलब थैंकफुली जब तक आए मेरे एग्ज़ाम्स तब तक थोड़ा सा संभल गई थी, अकल आ गई थी तब तक कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऐसे, तो तब तक मैंने मैनेज कर लिया था। लेकिन हाँ, बीच में थोड़ा सा ऐसा टाइम आ गया था, तो सीजीपी मेरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी फर्स्ट सेम से। हाँ, और मैंने कोडिंग करवाना स्टार्ट करवा दिया था उस टाइम तक। तो मुझे ध्यान है मैं क्या करता था, मैं देखता था कि इसके सबमिशंस लीड कोड के जाके सबमिशंस देखता था कितनी देर पहले हुए हैं, और अगर मेरे को दिखता नहीं था ना कि 2 घंटे में कोई सबमिशन नहीं हुआ, मैं कॉल कर देता था सीधा मिला के, क्या चल रहा है। कहते थे हाँ कर रही हूँ कोड। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम घर पे आ जाओ, घर पे आके कोड करो तुम। तो मेरे को भी ध्यान है वो वाला सीन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अब यार आगे बढ़ने से पहले लेट अस टॉक अबाउट ओडेन स्कूल्स डेटा साइंस बूट कैंप। डेटा साइंस इज एन इमर्जिंग फील्ड जिसकी डिमांड डेली बढ़ती जा रही है, और इसमें एंटर करना भी इतना मुश्किल नहीं है। यू डोंट नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री फॉर दैट। आप लोगों को एक अच्छा सा करिकुलम चाहिए एंड यू नीड अ गुड प्लेसमेंट सपोर्ट। सो ओडेन स्कूल्स ऑफर्स यू अ 6 months बूट कैंप, जहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, एक डिटेल्ड अपडेटेड करिकुलम फॉलो होगा, एंड देन एट द एंड यू हैव अ वेरी गुड प्लेसमेंट सपोर्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यार बूट कैंप का जो करिकुलम है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स भी नहीं होती, एंड दे वांट टू स्विच देयर करियर फ्रॉम लेट्स से नॉन आईटी जॉब टू डेटा साइंस। तो ये करिकुलम उन लोगों के लिए भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव लाइव क्लासेस एंड यू हैव मेंटरशिप सपोर्ट। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो होते हैं, फ्रॉम दैट यू विल गेट पर्सनलाइज मेंटरशिप। Along with live classes, you will be building projects. आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, so that you have that data science portfolio ready by the end of the boot camp. सबसे बढ़िया चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, that is placement support. So यहाँ पर 500+ hiring partners हैं which hire from Odin School. So you can appear for as many interviews as you want. यहाँ पर कोई कैप नहीं है to the number of interviews that you can appear. आप लोगों को बस अच्छे से अपना करिकुलम फॉलो करना है, अच्छे से अपना बूट कैंप करना है, and then be ready for the interviews. तो यार ओडिन स्कूल ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगवाई है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर स्विच करने में हेल्प करी है, एंड दे ऑल्सो नेगोशिएट विद द कंपनीज ऑन योर बिहाफ। तो बहुत सारे लोगों को हाइक भी दिलवाया है, अप टू 230%। तो डेफिनेटली चेक इट आउट, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्ड करिकुलम। बाकी यार यहाँ पर एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 10,000 का, एंड देयर आर स्कॉलरशिप्स अप टू 30,000। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू एन EMI ऑप्शन एंड 10 days रिफंड पॉलिसी एज वेल। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज ओडेन स्कूल ऑलरेडी दे चुका है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छा ये बताओ कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं अच्छी प्लेसमेंट फोड़ने के लिए? तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक लैंग्वेज, C++, जावास्क्रिप्ट, जावा या फिर पाइथन, कोई भी एक चल जाएगी। फिर सेकेंड थिंग इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। करेक्ट, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। फिर आते हैं आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें से मैंने सिर्फ 2 किए थे, DBMS और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट्स, जिसके लिए आप वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड कुछ भी सीख सकते हैं। एंड यू डिड वेब डेवलपमेंट? यस, आई डिड वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अभी सब्जेक्ट्स की जो बात आती है ना, जो कोर ब्रांचेस वाले लोग हैं, जिनके सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में कवर नहीं होते हैं, उनको ये खुद करने पड़ते हैं। जैसे मलिया ने खुद किए थे, मैंने बताया था कि ये रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर लो, और मैंने जो पढ़ रखा था मैंने वहाँ से बता दिया था। बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी रहती है कि 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में कवर हो जाते हैं। अब उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के फोकस से पढ़ लोगे ना, तो दैट विल बी सफिशिएंट, है ना। आपको फिर दोबारा से रिवाइज ही करना है। बाकी DSA एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले या नॉन IT वाले सभी को पढ़नी पड़ती है खुद से। DSA नहीं कराई जाती किसी भी कॉलेज में, उस लेवल की नहीं कराई जाती जिस लेवल की इंटरव्यूज में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है मलिया, तो ये तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब टाइमलाइन वाइज देख लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया, सेकंड सेमेस्टर में क्या किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़े थे। मेरा एक कंपलसरी सब्जेक्ट था और हमें C लैंग्वेज बताई गई थी पढ़ने के लिए। तो एक लेटेस्ट C नाम की बुक होती है, उससे मैंने पढ़ा था। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होती है, तो उससे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कंप्लीट किए थे। फिर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले एक ब्रेक होते हैं हमारे दिसंबर में। हाँ, तो उसमें मैंने थ्योरी और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। करेक्ट। तो थ्योरी के लिए ही यूज्ड टू टीच मी, और बाकी यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख लेती थी। हाँ, मैंने क्योंकि वो जो बेसिक्स होते हैं ना उसमें ये एरे वगैरह कवर हो जाते हैं, तो मैंने मलिया को स्टार्ट करवाया सीधा रिकर्जन से। भाई रिकर्जन से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने रिकर्जन उस टाइम पे पढ़ा था। मुझे बहुत स्ट्रगल हुई थी रिकर्जन पढ़ने में। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे प्रॉपर कि कहाँ से पढ़ना है, और कोई समझाने वाला नहीं था कि रिकर्जन ऐसे काम करता है या फिर रिकर्जन को ऐसे यूज़ करते हैं। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाया मलिया को रिकर्जन,
उसका बोला इसके क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के। तो प्रैक्टिस में तो वी यूज़ लीड कोड। लीड कोड मुझे जब तक रियलाइज़ हो चुका था कि लीड कोड इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। उस टाइम पे ज़्यादा फेमस नहीं था। एंड वही है, थ्योरी हम लोग साथ साथ करते थे, प्रैक्टिस साथ साथ करते थे, कॉन्टेस्ट वगैरह भी देते थे हम लोग साथ में। यस, लेट अस कंटिन्यू। या सो लीड कोड पे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था सेकेंड सेमेस्टर में, और इसके अलावा मैंने दूसरे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए थे। कोड फोर्सेस, कोड शेफ, इन पे भी मैं प्रैक्टिस करती थी। और हम लोग साथ में कॉन्टेस्ट भी देते थे, और साथ में मतलब बैठ के एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते थे, अलग अलग उसमें तो बहुत कंपटीशन रहता था हमारा कि कौन कितने कर लेगा कितने टाइम में। अक्सर मैं जीतता था। नहीं, बहुत बार मैं भी जीती हूँ। अक्सर क्या मतलब, जब मलिया जीती तब भी मेरी जीत है ना वो। मैंने तो पढ़ाया है। तो मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। हम लोग साथ में बैठ के ऐसे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हम अब सॉल्विंग जरूर करते थे कि कॉन्टेस्ट हो गया, उसके बाद बैठ के एक दूसरे के सॉल्यूशन सुन रहे हैं कि तुमने किस तरीके से सॉल्व किया, मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। अब मेरा क्या था कि मैं कई बार एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व करने लगता था। मलिया उसी को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर जाती थी। अक्सर कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है। तो काफ़ी मज़ा आता था, बोर नहीं होते थे इससे हम लोग। और मैं पढ़ाने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। जब मैं पढ़ाने पे आता हूँ ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आ जाती है मेरे में, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब। तो खासकर मलिया के साथ तो क्या होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू टीच हर, तो कभी भी रो जाती थी। मतलब मैं सिखा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताना पड़ेगा मेरे को, तो रो जाती थी उतने में वो। तो ऐसा भी कई बार हुआ है कि ज़िद के चक्कर में कॉन्टेस्ट नहीं है कि मैं नहीं दे रही कॉन्टेस्ट इस बार। लेकिन वही है, जब अकल आती है तो जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने आप इंसान देता है। तो मलिया ने भी काफ़ी रेगुलर कॉन्टेस्ट दिए हम लोगों के साथ में। कोड फोर्सेस, कोड शेफ एंड लीड कोड, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करी है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू किया था, और साथ में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पढ़ रही थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और DBMS, इसी के साथ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस पहले मैं कर चुकी थी DSA के, वो मैं रिवाइज कर रही थी ताकि भूल ना जाऊँ ताकि। ठीक है, तो DBMS एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैंने भी वही 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े थे। बाकी नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। सो क्या उनको पढ़ने में कोई ऐसी डिफिकल्टी फेस हुई, बिकॉज कोई बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग का या फिर फंडामेंटल्स का, तो कोई दिक्कत हुई थी क्या? आई थिंक डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन मुझे रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिल गए थे। एक तो यू वर देयर टू एक्सप्लेन थिंग्स, कुछ अगर यूट्यूब से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं पूछ लेती थी। बाकी मेरे को इजी लैंग्वेज वाले जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो पता चल गए थे, तो उससे इजी हो गया था। एंड ये एक फ़ायदा होता है बड़ा भाई होने का, वो आपको ना फ़िल्टर करके दे देता है कि ये रिसोर्स अच्छी है, ये रिसोर्स अच्छी है। तो या दैट हेल्प। एंड DSA में ऐसा डिमोटिवेशन वाला फेज आया था कि यार हो नहीं रहे हैं क्वेश्चन, अब बहुत दिक्कत आ रही है? अरे बहुत आया था, स्टार्टिंग में तो काफ़ी आया था। मैंने मतलब इजी से स्टार्ट किया था, तो इजी तो हो जाते थे। बट फिर मैंने अपनी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई थी ना, जब मीडियम किया तो होते ही नहीं थे, हार्ड तो होते ही नहीं थे बिल्कुल। तो काफ़ी डिमोटिवेशन आई थी, लेकिन फिर हो गया था एंड में। तो बढ़िया हो गया था एंड तक, है ना? इंटर्नशिप के टाइम पे मेरा फुल टाइम का चल रहे थे उस टाइम इंटरव्यू, मलिया के इंटर्नशिप के इंटरव्यूज चल रहे थे। मलिया ने उबर निकाली सेम डे, और सेम डे मैंने क्योर फिट निकाली। तो घर में बहुत ही बढ़िया माहौल था, बहुत खुशी वाला माहौल था उस दिन। मैं कुछ और एम कर रहा था मैं एक्चुअली गूगल एम कर रहा था, जिसमें मेरा हो नहीं पाया था, बट आई वॉज हैप्पी फॉर मलिया। लेकिन क्योर फिट का भी अच्छा था, तो फिर तो कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो मलिया ने फिर इंटर्नशिप करी उबर में, और इंटर्नशिप में बहुत घिसा। मैं पूरी इंटर्नशिप से बोलता रहा मलिया से कि DSA कर ले, DSA कर ले, हो सकता है कि इंटरव्यूज में बैठना पड़े। ठीक है, मलिया ने घिस दिया पूरा इंटर्नशिप में, पूरा टाइम उसमें लगा दिया, और PPO नहीं मिला। कैसा लगा उसके बाद? बहुत बुरा लगा था यार, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था, और जो भी फीडबैक्स मुझे मिलते थे मैनेजर से या मेंटोर से, मैं उन पे ध्यान देती थी और उनको इम्प्लीमेंट करती। ऐसे नहीं कि मतलब बस सुन के छोड़ दिया, मैं लेती थी तो उस पर काम भी करती थी। मेरे को पता है, सुबह उठती थी 8 बजे, 8 बजे उठने के बाद बैठती थी, और रात को फिर 9-10 बजे तक काम कर रही है प्रॉपर। वीकेंड्स पे भी किया था मैंने। वीकेंड से भी काम किया। नहीं, बच्चों को होता ही है इंटर्नशिप में कि PPO मिल जाए। PPO जिसको नहीं पता, PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। आपको क्या होता है, कंपनी इंटर्नशिप कराती है और आपको फुल टाइम ऑफर देके भेजती है। तो मलिया केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी। एंड मैं यही बोलता हूँ यार कि तुम अपना 100% दे रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट इट डजंट मीन कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मे बी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतने सारे कैंडिडेट्स को लेने की, या हो सकता है कि उनको कुछ कमी लगी हो किसी काम में। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, यही समझाता था। एंड ज़बरदस्ती में इसको 2 क्वेश्चन करा देता था दिन के। तो मलिया रोई, उसी ने बचा लिया। मलिया रोई, इसके बाद एक दिन तो उसने रोने में लगाया। अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट आई, अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट निकाल दी। मैंने कहा आप खुश है? तो बोलती हाँ, अब थोड़ी टेंशन कम हुई है। मतलब एक
बीच में एक टेंशन से आ गई थी, मैंने पूछा भी था ना कि अगर मैं नहीं निकाल हाँ, पाती भाई, हूँ मैं इतना मतलब एक दिन के अंदर इतना डिप्रेस हो गई, मेरे से बोलती है कि भाई अगर मैं जॉबलेस रह जाऊंगी तो क्या होगा कह रही कि अगर मैं ग्रेजुएट होती थी, मेरे पास जॉब नहीं हुई तो क्या होगा। ना कुछ नहीं होगा, उसके बाद लग जाएगी जॉब। लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया है। तो जो प्रैक्टिस करते हो ना वो काम आती है इवेंचुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है इस टाइम पे कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, और तुम्हें पता है कि ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला फेज़ आता है। Right. मतलब मेरे साथ क्या था कि मेरा जो ग्रुप, पहली बात तो मेरा बहुत छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, और मुझे ये चीज़ पहले से पता है कि अगर मैं इस तरीके के ग्रुप में रहूँगा आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, अगर मैं एक अच्छे ग्रुप में रहूँगा आई विल गेट मोटिवेटेड, आई विल ट्राई टू बी एट द टॉप ऑलवेज। सो उनके लिए कोई टिप्स अपने खुद के एक्सपीरियंस से? सी आई थिंक आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, एंड देन यू शुड वर्क टुवर्ड्स दोज गोल्स। ठीक है, आप जब कॉलेज में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन्जॉयमेंट का ऑप्शन होता है, आप वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चूज़ करते हो या फिर वीकेंड्स पे घर पे रह के कोडिंग जो थोड़ा सा बोरिंग लगता है सुनने में वो काम करते हो। लेकिन बाद में जब आप देखोगे ना, उस टाइम पे रिग्रेट होता है, मुझे भी बहुत रिग्रेट होता था उस टाइम पे जब मेरे फ्रेंड्स एंजॉय करते थे। बाद में आपको लगता है कि इट वॉज ऑल वर्थ इट, जब उसका फ्रूट आपको मिलता है तो। करेक्ट। एक और चीज़ है, जो कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में बनाएं। वो इससे ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू मेक प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सो आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे? तो मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी थी। तो पहला तो 2 प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने। पहला वाला काफ़ी सिंपल था, सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी उसमें, और वो एक सिंपल सा पोर्टफोलियो था, एक सीखने HTML, के लिए। CSS, JavaScript, हाँ, right? मैंने सीखने के लिए बनाया था वो। और सेकंड प्रोजेक्ट एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट था। तो उसमें बैकएंड में मैंने जावा, स्प्रिंग बूट यूज़ किया था, और फ्रंट एंड में HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS यूज़ किया था। वो एक प्रॉपर वेब ऐप थी और उसको हमने स्क्रैच से बनाया था। डिप्लॉय भी किया था उसको, डिप्लॉय भी किया था, टीम प्रोजेक्ट था वो एक। तो उसमें डेटाबेस डिज़ाइन करना, UI डिज़ाइन करना, सब कुछ हम लोगों ने खुद से किया था। गॉट इट। एंड आई थिंक 2 प्रोजेक्ट्स आर सफिशिएंट इन द रेज्यूमे। या इंटर्नशिप के टाइम पे काफ़ी होते हैं इतने, बाकी फुल टाइम के टाइम तक आप इंटर्नशिप की डाल सकते हो। हाँ, इंटर्नशिप का आ जाता है। करेक्ट। अच्छा, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस इन योर प्रिपरेशन? तो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं कोर ब्रांच से थी। तो मुझे सब्जेक्ट्स के लिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता था। मेरा सिलेबस एकदम ही अलग था। और अगर हम देखें तो CS ब्रांच में जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है ये वाला पार्ट, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिलेबस में इंक्लूडेड है ये सब। वैसे मैं सही बताऊं तो ऐसा है नहीं। हमें जो कोर्स सब्जेक्ट होते हैं ना, बस उसी में फ़ायदा होता है। वो भी थोड़ा सा, मतलब जो बच्चे सिर्फ उसके लिए पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, वो नहीं पढ़ते इतना डिटेल में। अब वो सब्जेक्ट भी दोबारा से पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को। और DSA तो ऐसा है कि सबको खुद से करना ही पड़ता है, ज़्यादा फर्क है नहीं। मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, यू आर इक्विवेलेंट। या सो या दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। इसके बाद फिर आपको ना अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है हमेशा। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन आई थी मुझे। मेरा मन नहीं होता था कि मैं कॉन्टेस्ट दूँ, या फिर मैं कॉलेज से आई हूँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तब मन नहीं हो रहा एक तो कोडिंग इसकी करने सोने का। की आदत है भाई सुबह नहीं उठती 8 बजे, तो उसके लीड कोड के कॉन्टेस्ट 8 बजे ही होते हैं। हाँ, तो उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा था। बट देन क्योंकि हम लोग साथ में ही करते थे तो थोड़ा सा एक पुश मिल जाता था मुझे। मैं उठाता था इसको सुबह सुबह मैं इसलिए उठता था क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती थी, उठ के उसके बाद वीडियोस रिकॉर्ड करता था मैं। सो और कोई चैलेंज? नहीं, ये 2 मेजर थे, बाकी छोटे छोटे तो आते ही रहते हैं। गॉट इट। सो यू हैड 2 ऑफर्स, Amazon, Microsoft. व्हाई डिड यू चूज Microsoft? मुझे ना काफ़ी लोगों ने दोनों कंपनीज़ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बताया हुआ था, तो मुझे सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा माइक्रोसॉफ्ट का। बाकी एक्सपीरियंस तो मुझे था नहीं अमेज़ॉन का भी, लेकिन सुनने में ज़्यादा अच्छा मुझे माइक्रोसॉफ्ट का लगा था, इसीलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट चूज़ किया। पैकेज वगैरह दोनों का बराबर था? ऑलमोस्ट इक्वल था। ऑलमोस्ट इक्वल था। ठीक है। अच्छा, ये किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट Amazon के इंटरव्यू में? एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों कंपनीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों में ही आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे टच किए जाते हैं, और DSA से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होते ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट में मेरे 3 राउंड हुए थे, 2 प्रॉपर DSA बेस्ड थे, और लास्ट राउंड में जो कि काफ़ी बार सोचा जाता है कि इसमें हमसे लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, HR राउंड होगा। बट वैसा होता नहीं है, उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें मुझे DSA प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछा गया था। ठीक है। अमेज़ॉन में भी मेरे 3 राउंड हुए थे, और तीनों के तीनों में कंप्यूटर फंडामेंटल और DSA रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसमें भी कोई HR राउंड नहीं था। लेकिन इसमें ना आपसे डायरेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं बोलेगा कोई आपको कि इस चीज़ की डेफिनेशन बता दो। पूछ भी सकते हैं,
लेकिन मोस्टली होता है कि वो आपको एक डीएसए की इजी टू मीडियम प्रॉब्लम दे देंगे और उसके उसी में cover थ्रू हो चेक जाएंगे। करेंगे कि आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। जैसे कि आपको बोल देंगे कि ये वाला क्वेश्चन ना बिना कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज़ किए इन सॉल्व द करो। फॉर्म ऑफ क्लास बना के दिखाओ, हाँ राइट? राइट, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है कि आपको पता है या नहीं कि ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं। ग्रेट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करके कैसा लग रहा है 1 साल? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन्वायरमेंट एक तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और मेरी जो लर्निंग हुई है ना, जो ग्रोथ हुई है मेरी लास्ट 1 ईयर से, वो काफ़ी ज़्यादा, मैं खुद मतलब फील कर पा रही हूँ उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है मेरी। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो जो भी मेरा टेक स्टैक था वो ऑलमोस्ट सारा ही मेरे लिए नया था। उसमें से कुछ भी मुझे पहले से नहीं पता था, तो वो सब कुछ सीखना, उससे ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। फिर मेरे काम में ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको कस्टमर से भी बीच बीच में बात करना होता है। आपके पास कोई फीचर आया बनाने के लिए, तो आपको कस्टमर का फीडबैक लेना है उस फीचर के बारे में। या फिर आईसीएम्स आते हैं जो आपका ऑन कॉल के टाइम जो आता है, उसमें आपको कस्टमर से बात करनी पड़ जाती है। तो वो कम्युनिकेशन मेरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है उसकी वजह से। विद इन टीम आपको बात करनी होती है, दूसरी टीम से बात करना होता है, यूआई हो गया, कंटेंट टीम हो गया, पीएम हो गया। तो या दैट हेल्प मी इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ यू फील कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग? यस। नाइस। ऑल राइट, तो अभी ना हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी से बताना। मैंने मलिया क्वेश्चंस बताए नहीं है, सो क्वेश्चंस माइट बी अ लिटिल सरप्राइजिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डीएसए और डेवलपमेंट? डीएसए। ओके, लीड कोड और कोड फोर्सेस? लीड कोड। ऑल राइट, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम ऑफिस, Yeah. क्योंकि कभी किया नहीं है ढंग से अभी, है ना? वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही होती ना तो बोलती वर्क फ्रॉम होम। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जिनको पता होगा उनको पता होगा डिफरेंस कितना होता है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में। भाई घर में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि घर में यू आर वेरी प्रोडक्टिव। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, डाउट्स आते हैं आपके तो ऑफिस में जाके आप डायरेक्ट पूछ सकते हो किसी से भी। भाई तुम तो रहने ही दो यार, तुम तो बैठी रहती हो। मलिया इज लाइक कि यार ये बैठी रहती है शाम तक, रात तक। अभी भी वही है जो इंटर्नशिप में था ना, अभी भी वही है इसका हाल। है थोड़ा सा मेरा। ठीक है, सो आई थिंक इन जैसों के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस ठीक है कि ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करके आओ, पर घर पे नहीं करना। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट। थोड़ा सेफ खेलते हैं। अच्छा, नहीं आना गूगल में? नहीं आना पक्का? ठीक है ना। ठीक है, चलो। ऑलराइट, तो आई होप आपको इससे कुछ टिप्स मिली होंगी मलिया के एक्सपीरियंस से। एंड अब मलिहा को अगर आपको पॉडकास्ट में बुलाना है तो आती नहीं है यार, ये इसको थोड़ा सा बोलो कमेंट सेक्शन में कि फ्रीक्वेंटली आती रहा करे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहा करे। मैं अकेला कब तक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, राइट? तो थोड़ा सा पुश करो कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।